आज अगर मैं अपने रियल एस्टेट की भाषा, अपने रियल एस्टेट के स्टाइल में आपसे बात करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देशवासी आज इतने कुशल हो चुके हैं कि अगर कोई हम पर ईंटें भी फेंकता है ना, तो हम उन ईंटों को वापस उन पर फेंकने की बजाय उन्हीं ईंटों से अपना पूरा मकान बना सकते हैं। किसी भी आपदा को एक अच्छे अवसर में बदल सकते हैं। अब कुछ ऐसा ही कर दिखाएंगे हमारे भारतवासी चीन से इस भयानक वायरस कोविड-19 आने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। कोरोना महामारी की वजह से भारत में बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष आज वित्तीय संकट पैदा हो चुका है। सरकार 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा भी कर चुकी है। धरातल पर इस पैकेज का क्या असर होगा, कब तक होगा, यह सब तो अब भविष्य के गर्भ में छुपा है। मैं क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए रियल एस्टेट में इस लॉकडाउन के बाद अब आगे क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, अपनी इस वीडियो में आज मैं इन सभी मुद्दों पर बड़े ही साधारण शब्दों और संक्षेप में यह सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। रियल एस्टेट और इससे संबंधित सभी ट्रेड्स के लोगों के लिए आज के इस परिवेश में इसे देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कृपया इस छोटी सी वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, देश की एक बड़ी कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत कई अलग अलग विभाग और सेक्टर आते हैं, जैसे कि जीवनसाथी.com, नौकरी.com, शिक्षा और 99acre.com कंपनी भी इसी के अंतर्गत आती है। रियल एस्टेट की फील्ड में 99acre.com ने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान एक सर्वे किया। इस सर्वे में 49,600 यानी कि लगभग 50,000 के करीब मकान मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स की राय को इसमें शामिल किया गया। इस सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें यह तथ्य निकल कर आए कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगभग 16% मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का 2 महीने का किराया माफ कर दिया। वहीं 41% 41% लैंडलॉर्ड ने अपने किराएदारों को भुगतान के लिए और अधिक समय दिया है। 44% यानी कि 44% ने एग्रीमेंट के हिसाब से किराया बढ़ाया जाने पर भी किराए में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की। कुल मिलाकर सर्वे का लब्बो-लब्बा यह है कि अधिकतर मकान मालिक इस संकट की घड़ी में अपने किराएदारों की मदद कर रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने के इच्छुक 11% लोग यह मानते हैं कि अब किराया बढ़ेगा और 54% मालिक यानी कि 54% प्रॉपर्टी मालिकों का मानना है कि किराए में अब कमी आएगी। इस सर्वे के अनुसार रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती के बावजूद 76% यानी कि 76% लैंडलॉर्ड अब भी अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 24% यानी कि 24% ने फिलहाल किराएदारों की तलाश अब बंद कर दी है। वह अब अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन के समय में 2 मई सन 2020 को ही इसी विषय पर एक वीडियो बनाई थी, जिसका शीर्षक था आफ्टर लॉकडाउन रियल एस्टेट बिजनेस। अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी ने लगभग 50,000 लोगों से पूछताछ करके जो अपनी रिपोर्ट तैयार की, उससे बढ़िया तो मेरी उस वीडियो में मैंने अपने छोटे से सर्कल में थोड़ा बहुत सर्वे करके ही अपने एक्सपीरियंस द्वारा इससे भी सटीक जानकारी पहले से ही दे दी थी। लेकिन वही बात कि बड़ी कंपनी है तो उसकी बात अच्छे से ध्यान से सुनी जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा हाल ही में कहा कि लोकल की अहमियत को आप पहचानिए, लोकल को ही आप वोकल करें, यह बात मैं अपने सभी लोकल प्रॉपर्टी डीलर मित्रों को स्पेशल इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मुझसे मेरे कई व्यूअर्स अक्सर पूछते हैं कि क्या इन बड़ी बड़ी कंपनीज के आने से अब हम छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स का बिजनेस क्या खत्म हो जाएगा। तो मैं उन्हें बहुत पहले से यह कहता आ रहा हूं कि रियल एस्टेट में ऐसा कभी नहीं हो सकता।
दोस्तों इसके लिए मैंने 15 सितंबर सन 2007 में तब एक आर्टिकल लिखा था जब कुछ विदेशी बैंक होम लोन देने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर्स की भूमिका भी निभाने लगे थे। मेरे उस आर्टिकल का शीर्षक था कि आप छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स की होगी छुट्टी। मेरा यह आर्टिकल उस समय कई समाचार पत्रों में पब्लिश हुआ। दरअसल उस समय आईसीआईसीआई बैंक ने होम सर्च के माध्यम से लोन देने के साथ साथ घर दिलवाने का काम भी शुरू कर दिया था और HDFC बैंक ने तो उस समय अपनी वेबसाइट भी बना दी थी जिसका नाम था hdfcreality.com। इस सबसे उस समय बड़े शहरों के सभी प्रॉपर्टी एजेंट्स में अफरा तफरी का सा माहौल हो गया था, खासतौर पर दिल्ली और मुंबई में। तब मैंने अपने उस आर्टिकल में लिखा था कि यह बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज प्रॉपर्टी के काम को भी रिटेल ही की तरह समझकर इस ओर आकर्षित तो हो रही हैं, लेकिन भविष्य में इनका औंधे मुंह गिरना लाजमी है। और वही हुआ भी। कुछ ही वर्षों में उन्होंने यह काम करना बंद कर दिया, उन्हें यह काम बंद करना पड़ा क्योंकि उन्हें इसके लिए लोकल प्रॉपर्टी एजेंट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि लोकल प्रॉपर्टी एजेंट अपने एरिया, वहां के भौगोलिक स्थिति और वहां के निवासियों के बारे में जितना अच्छे से जानते हैं उतना और कोई भी नहीं जान सकता। इससे मिलता जुलता एक उदाहरण तो आपने इस लॉकडाउन के समय में अपने आसपास के लोकल डिपार्टमेंट स्टोर्स में भी देखा होगा कि जब देश के सभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, उनमें बने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद थे, तो उस समय इलाके के छोटे किराना स्टोर वाले अचानक से बहुत रश हो जाने पर आपसे यह कह रहे थे कि आप सामान ले जाओ, बस पैसे की बात तो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि आप उन्हें और वह आपको अच्छे से पिछले कई वर्षों से जानते थे। दोस्तों आज समस्त देशवासियों के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अच्छे से समझते हुए यह नारा दिया कि अब हमें लोकल से वोकल बनना है। आप जरा पहले उनके हाल ही में राष्ट्र के नाम पर दिए गए संदेश का एक बहुत छोटा सा ये अंश बड़े ध्यान से सुने। साथियों, संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। तो सुना आपने दोस्तों, जो व्यक्ति पूरे देश को, देश की 130 करोड़ जनता को संभाल रहा है, उस व्यक्ति के कहे यह शब्द कि लोकल ने ही हमें इस संकट की घड़ी से बचाया है, अब लोकल को ही आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूं कि इस बात के मायने, इस बात का वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है। मेरी पिछली वीडियो जिसका शीर्षक था आफ्टर लॉकडाउन रियल एस्टेट बिजनेस, इस वीडियो को देखकर बहुत से मेरे मित्रों ने मुझे फोन किया, मुझसे पूछा। मैंने अपनी उस वीडियो में कहा था कि लॉकडाउन के बाद वही रियल एस्टेट एजेंट्स टिक पाएंगे जिसे कोई ऐब नहीं होगा, जिनके खर्चे कम होंगे और जिनका अपना ऑफिस होगा। मेरी इस बात से मेरे बहुत से मित्र विचलित हो गए। उनका फोन आया कि गिरीश भाई, रियल एस्टेट में तो 95%, 95% लोग विस्की पीते हैं, 25 से 30% यानी कि 25 to 30% डीलर्स के अपने ऑफिस नहीं है, तो क्या वह अब सब स्टैंड नहीं कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपनी बात को मैं आपको एक बड़े ही साधारण और लॉजिकल तरीके से फिर से समझाता हूं कि ऐब की आखिर डेफिनेशन क्या है। लेकिन इससे पहले मेरी उस वीडियो का थोड़ा सा वो अंश आप फिर से देखें
वैसे मैं अपनी उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से भी उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन पहले उस वीडियो का यह छोटा सा अंश। रियल एस्टेट में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा है। रियल एस्टेट से जुड़े लाखों लोग आज यह सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर अब उनका भविष्य कैसा होगा। रियल एस्टेट के व्यापार में लॉकडाउन के बाद सिर्फ वही खड़ा रह पाएगा जिसकी इस मार्केट में पहले से ही गुडविल बरकरार है, जो अपने क्लाइंट को पहले से ज्यादा समय दे सकता होगा, उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब इस ट्रेड में ड्रास्टिक चेंजेस अर्थात बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कुल मिलाकर अब इस मार्केट में ज्यादातर वही शख्स टिक पाएगा जिसके खर्चे कम होंगे, अपना खुद का ऑफिस होगा, किसी तरह का कोई ऐब नहीं होगा और रियल एस्टेट की फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता होगा। इसी तरह से वही रियल एस्टेट कंपनीज या फिर वही बिल्डर्स सरवाइव कर पाएंगे जिनकी पहले से ही मार्केट में गुडविल बरकरार है, खर्चे कम है, टिकाऊ काम करते हैं और वह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में ही कार्यरत है। इस तरह के हालात में जो अगले 2 से 3 वर्ष तक सरवाइव कर जाएगा वह भविष्य में भी हमेशा कामयाब रहेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कुछ वर्षों की इस मंदी के दौर में जो लोग सिंडिकेट बनाकर प्रोफेशनल और सच्चे सुच्चे तरीके से काम करेंगे वो हमेशा कामयाब रहेंगे, उन्हें कभी भी मंदी का एहसास तक ना होगा। तो देखा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐब की डेफिनेशन जो आज तक आपको किसी ने भी ना बताई होगी। विस्की पीना कोई ऐब नहीं, यह किसने कहा कि यह ऐब है? दरअसल दुनिया में वो कोई भी काम जिसे आप आसानी से अफोर्ड कर सकें वो आपका ऐब नहीं बल्कि आपका शौक कहलाएगा। लेकिन जब आप किसी चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे और अपनी आदत के चलते उधार लेकर, लोन लेकर अपने परिवार की कॉस्ट पर आप उस काम को करते हैं तो वह आपका ऐब कहलाएगा। मसलन आप यदि 10,000 रुपए की विस्की की बोतल पीते हैं और उसे आसानी से अफोर्ड भी कर रहे हैं, आपकी इतनी रेगुलर इनकम है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, तो वह आपका शौक कहलाएगा। और आप यदि 200 रुपए की भी बोतल लेते हैं लेकिन आपकी रेगुलर कमाई इतनी नहीं है, आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वह आपका ऐब कहलाएगा। विस्की का तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसी कोई भी चीज जो आप आसानी से अफोर्ड ना करते हो और फिर भी कर रहे हो तो वह आपका ऐब कहलाएगा। फिर चाहे आप अपने ट्रेड में, अपने बिजनेस में ओवर ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐब और शौक में क्या फर्क है। और इसी तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर्स केवल इसीलिए बड़े बड़े ऑफिस दिखावे के लिए मोटे किराए पर ले लेते हैं कि बड़ा ऑफिस देखकर शायद बड़ा क्लाइंट आएगा, तो उन्हें अब अपना नजरिया बदलना होगा। या तो कुछ लोग मिलकर उसे किराए पर लें, जैसा कि मैंने कहा कि सिंडिकेट बनाकर आप काम करें, वही लोग अब लंबी रेस दौड़ सकेंगे। बाकी सब जो पहले ही की तरह सिर्फ ऊपरी दिखावे में रहेंगे, अनाप शनाप खर्चे पाले रखेंगे, वो सब आज नहीं तो कल आउट हो जाएंगे, लंबा नहीं चल पाएंगे। दोस्तों, एक फॉर्मूला आज मैं उन सभी नए प्रॉपर्टी एजेंट्स को भी बताना चाहता हूं जिससे कि वह अपनी जिंदगी में, अपने इस व्यापार में या ऐसे किसी भी व्यापार में जिसमें कि कोई परमानेंट इनकम ना हो, उसमें कामयाब होने के लिए मेरी ये बात गांठ बांध ले, इसको पल्ले में बांध ले, जिसे मैं खुद अपनाता हूं कि ना सावन हरा ना भादो सूखा। अर्थात ज्यादा आए तो उछलो नहीं, यानी कि अनाप शनाप खर्चे मत पाल लो, और कम आए तो रोना नहीं। तो फिर देखो कि आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ सिखाकर हमें यह दौर भी गुजर जाएगा। फिर से एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्तों इस बुरे वक्त में। कल आज है,
और जल्दी आज कल हो जाएगा, आज कल हो जाएगा, आज कल हो जाएगा। जल्द ही रियल एस्टेट से जुड़े किसी नए और अनछुए पहलू के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। और हां, जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, अपने उन सभी व्यूअर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका अपना गिरीश शर्मा।